तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसलिए अब आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए और अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के लिए जो भूगोल स्टार्ट हुआ था उसका चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, और इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। आज हमारा कौन सा पार्ट है? सेकंड। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पिछले क्लासेस देख लीजिए। और हम लोगों ने इतिहास भी कंप्लीट कर लिया है। इतिहास के जो 5 चैप्टर थे वो हमने यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिए। और अगर उसके पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैप वाली भी क्लासेस जाकर देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर मैप का भी आप लोग को यहीं से मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का जो पार्ट सेकंड होने वाला है संसाधन एवं विकास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं केवल आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ठीक, जो 100% पेपर में आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो समझ गए होंगे सारी चीज़ें। कॉपी ले लीजिए और अपना पेन ले लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को रोक कर जैसे भी आपको लिखना हो आराम से लिखिए और याद करते हुए चलिएगा, ठीक, पढ़ पढ़ के लिखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद उसका आंसर देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और मैं जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये लिखिए 22 नंबर, उसके बाद 23 नंबर करना है। तो पहले 22 नंबर लिखिए, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसका वर्णन करना है। 100% पेपर में आपके आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक, मतलब आया है ये समझो, ये पेपर में आ चुका है ये समझो बस। जैव और अजैव, मैंने इसके बारे में आप लोगों को कल भी बताया था अयस्क के पार्ट में। ठीक, मैंने कल भी बताया था ना। तो आज ये क्वेश्चन लिखेगा, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। ठीक, तो वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो हमारे सामने देखिए उत्तर आ चुका है, जो कि उत्तर क्या है ध्यान दीजिए, जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्सेस और अजैव संसाधन। दो हेडिंग बना के लिखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में 100% आने वाला है। तो क्या लिखेंगे, वे संसाधन जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे पशु, पौधे, वन, मानव आदि। इनमें जीवन के सभी रूप शामिल होते हैं। तो जैव मतलब जीवित समझो, जितने भी जीवित वस्तुएं, मतलब जो जितने भी जीवित साधन होंगे उसी से जो भी स्रोत प्राप्त होंगे वही हमारे क्या होते हैं, संसाधन जो भी प्राप्त होंगे जैव संसाधन। अजैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं उसको। वे संसाधन जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज, धातुएं। इनमें कोई जीवन नहीं होती, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये निर्जीव हैं। तो दो ही चीज़ याद रखिएगा, क्या, जैव मतलब सजीव और अजैव मतलब निर्जीव। आप लोग 2 बार इसको पढ़ लेंगे अच्छे से समझ के, कि वे संसाधन जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन, और जो निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन। बस नॉर्मल सा, और पेपर में आराम से लिख लीजिएगा इसको। ठीक, तो आप लोग वीडियो को रोक कर, ठीक, वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलता हूँ ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए कौन से लिखेंगे, 23। भू संसाधन को परिभाषित कीजिए, भारत में भू उपयोग की प्रारूप की समीक्षा कीजिए। तो वीडियो को रोककर अच्छे से ये क्वेश्चन लिख लीजिए। आप कहें तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक, देख लीजिए अच्छे से, आराम से वीडियो को रोककर लिख लीजिए, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए एवं भारत में भू उपयोग का प्रारूप जो है उसकी समीक्षा करना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे सामने उत्तर आ चुका है, ध्यान से देखिए, हमारे सामने उत्तर आ चुका है। क्या, भू संसाधन की परिभाषा तो क्या होगी, वे प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते हैं। ठीक, मतलब वे प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी, जल, भूमि, खनिज, स्थल स्वरूप, भू संसाधन कहलाते हैं। ठीक, सिंपल सा है, क्या, प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते हैं, ठीक, वही भू संसाधन कहलाते हैं। ये मानव जीवन और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हो गया। अगला देखिए, इसके प्रारूप की समीक्षा करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हेडिंग बना के क्या लिखेंगे आप लोग, भारत में भूमि उपयोग विविध हैं, यहाँ भूमि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। मतलब अपने यहाँ भूमि का जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा 3 पॉइंट कौन कौन से। ठीक, एक है कृषि कार्य,
और वन क्षेत्र और बस्तियां निर्माण कार्य, मतलब ज़मीन पर सारी चीज़ें बनेंगी, घर बनना हो या पेड़ पौधे लगाना हो, कृषि करना हो, कुछ भी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कृषि कार्य अधिकांश भूमि खेती के लिए उपयोग होती है। देश का सबसे बड़ा भाग वन भूमि के रूप में है। घर, सड़कें, निर्माण उद्योग के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, प्रारूप हो जाएंगे। तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख लिया करिए, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को और करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। 2 क्वेश्चन और कौन कौन से, तो 2 क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ। इसमें देखिए, एक तो ये लिखिएगा आप लोग ये वाला 21, उसके बाद 22। तो पहले 21 लिखेंगे, संसाधन का अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण को समझाइए। संसाधन का अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण को समझाइए। वीडियो को रोककर क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद मैं उत्तर इसका बताता हूँ। तो उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हमारे सामने उत्तर आ चुका है। संसाधन का अर्थ, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वे सभी वस्तुएं, साधन जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं, ठीक। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं या साधन जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, वही संसाधन कहलाते हैं। तो नॉर्मल से आप लोग समझोगे, अपने आप लिख सकते हो, ठीक। तो आगे ध्यान दीजिए, इसके वर्गीकरण में क्या आएगा, ठीक। इसके वर्गीकरण में देखते हैं हम लोग, ध्यान से, क्या हेडिंग बनाएंगे, संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक। तो 2 लिख लीजिएगा, बहुत है, ठीक, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, या वैसे भी लिख, बिना उत्पत्ति के आधार पर, बस केवल आप हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक। वर्गीकरण में जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसको लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, केवल आप लोग बस वर्गीकरण में लिख दीजिएगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके साथ आपके जो फ्रेंड हैं या दोस्त जो हैं पढ़ने वाले, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सोशल कंप्लीट करते रहिए। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, तो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। कौन सा, 22 नंबर। तो भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या भी अभिप्राय है, इनके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों का विवेचना कीजिए, ठीक। तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, फिर आंसर देखते हैं इसका। तो हमारे सामने उत्तर आ चुका है, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर। वीडियो को रोक कर लिख लीजिए आराम से, उसके बाद साथ ही साथ पढ़ते रहिए। तो क्या है, भू निम्नीकरण से क्या अभिप्राय, ये क्वेश्चन था। जब भूमि की गुणवत्ता लगातार घटने लगती है और वह उपजाऊ शक्ति खो देती है, इसे भू निम्नीकरण कहा जाता है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक, डिग्रेडेशन। तो मतलब क्या समझते हैं, जब देखो कोई ज़मीन है, मान लो कोई उपजाऊ है, और धीरे धीरे मान लो उस पर आप फसल बो रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके लिए आपको यूरिया या खाद पांस डालना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी से रिलेटेड है कि जब भूमि की गुणवत्ता लगातार घटने लगती है और वह अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है, इसे भू निम्नीकरण कहा जाता है, समझ रहे होंगे ना। तो आगे ध्यान दीजिए, इसके 4 कारक हमें लिखना है, ठीक। किन कारकों से भूमि का निम्नीकरण होता है, मतलब भूमि का नुकसान होता है, ये समझो, नुकसान होता है। वनों की कटाई, पेड़ों के कटने हटने से मिट्टी बंधाव को खो देती है और भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। मतलब जब पेड़ों को काट देंगे तो मिट्टी जो होगी वो उपजाऊ मिट्टी वो बह जाएगी बारिश से, ठीक। अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण में समझे जो घास और चरते हैं, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से घास और पौधे नष्ट होते हैं, जिससे मिट्टी खुली होकर कटने लगती है। वही बात है ना, घास, देखो मिट्टी पर अगर घास नहीं रहेगी तो मिट्टी कट जाएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं, ठीक। ओवर ग्रेजिंग, पशुओं द्वारा जो घास चरी जाती है। वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने से भी बना के लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अतिरिक्त सिंचाई, अधिक सिंचाई से भूमि में लवणता व क्षारीयता बढ़ जाती है, जिससे खेती योग्य भूमि खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से। खनन गतिविधियाँ, खनिज निकालने के लिए खुदाई से मिट्टी की परतें खराब होती हैं और भूमि अनुपयोगी बन जाती है। तो वीडियो रोककर पूरी आराम से लिख लीजिए अच्छे से सब कुछ, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।